बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक दफ़ा फिर रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में मुल्तजी हूँ कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फ़रमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा बढ़े। डियर फेलोज़, आज जो हम अहम टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन द इर्रेगुलरिटीज़ विच कैन विशिएट द ट्रायल एंड इर्रेगुलरिटीज़ विच कैन विशिएट द प्रोसीडिंग। डियर फेलोज़, ये एक अहम टॉपिक है। उमूमी तौर पर इन दोनों टॉपिक्स के दरमियान स्टूडेंट्स हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। बल्कि सिविल जज के एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि मेंशन इर्रेगुलरिटीज़ विच कैन विशिएट द ट्रायल, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसका जवाब वो लिखा जो कि इर्रेगुलरिटीज़ विशिएट करती थी प्रोसीडिंग, यानी 530। उसकी बुनियादी वजह कन्फ्यूजन की ये थी कि जो इर्रेगुलरिटीज़ ट्रायल को विशिएट करती हैं उसके हवाले से कोई स्पेसिफिक सेक्शन सीआरपीसी के अंदर मौजूद नहीं है, जबकि वो इर्रेगुलरिटीज़ जो प्रोसीडिंग को विशिएट करती हैं उसका एक स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद है। तो हर स्टूडेंट का ध्यान उसी सेक्शन की तरफ जाता है जब भी कभी विशिएटिंग लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। डियर फेलोज़, पहले हम उन इर्रेगुलरिटीज़ की बात करेंगे जो ट्रायल को विशिएट करती हैं और उनको इन द लाइट ऑफ जजमेंट्स ऑफ द सुपीरियर कोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस हवाले से कोई स्पेसिफिक सेक्शन सीआरपीसी के अंदर मौजूद नहीं है। और उसके बाद फिर हम उन इर्रेगुलरिटीज़ को देखेंगे जो प्रोसीडिंग को विशिएट करती हैं। डियर फेलोज़, अगर पहले लफ्ज़ विशिएट को देखा जाए तो लीगल पार्लनेंस के हवाले से जो डिक्शनरीज मौजूद हैं उनके अंदर इसको डिफाइन किया गया कि विशिएट का मतलब है टू इम्पेयर और मेक वाइड, टू डिस्ट्रॉय और एनल ईदर कंप्लीटली और पार्शली द फोर्स एंड इफेक्ट। यानी विशिएट जो है, विशिएट जब हम कहते हैं कि वो इर्रेगुलरिटीज़ जो ट्रायल को विशिएट कर देती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो ट्रायल को एनल कर देती हैं, ट्रायल को कल अदम कर देती हैं, ट्रायल को, उसके इफेक्ट को, उसकी फोर्स को एनल और कल अदम कर देती हैं। और उसकी बुनियाद पर जो कन्विक्शन पास हुई होती है, जो सेंटेंस आगे पास की गई होती है, वो सेट असाइड हो जाती है और ट्रायल जो है वो रिमांड कर दिया जाता है और ट्रायल रीकमेंस करने का हुक्म दे दिया जाता है। डियर फेलोज़, अब अगर हम इन द लाइट्स ऑफ जजमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट इन इर्रेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हायर कोर्ट्स ने सबसे पहली जो पिन पॉइंट की है इर्रेगुलरिटी वो ये है नॉन कंप्लायंस विद द सेक्शन ऑफ 265C। यानी जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो ट्रायल कंडक्ट कर रहा होगा तो उस वक्त जो 265C के तहत कोर्ट ने अक्यूज को सप्लाई करनी है स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स, अगर कोर्ट वो सप्लाई नहीं करती और ट्रायल मुकम्मल हो जाता है और मुकम्मल होने के बाद उसको कन्विक्शन और सेंटेंस हो जाती है, हायर कोर्ट के अंदर एक अपील जाती है और या रिवीजन जाती है, तो कोर्ट जब एग्जामिन करेगी सारी की सारी प्रोसीडिंग को विच वर कंडक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट, तो अगर वहां पर कोर्ट ये समझती है कि इस प्रोविजन को कंप्लाई विद नहीं किया गया तो कोर्ट जो है उस सारे के सारे ट्रायल को जो है वो विशिएट कर सकती है। डियर फेलोज़, ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? इस 265C ने बताया कि जो अक्यूज है उसको बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल विद इन 7 डेज जो है द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करना होती है, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी प्रोवाइड करनी होती है, स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस की या कन्फेशनल स्टेटमेंट जो कि 164 के तहत जो रिकॉर्ड हुई होती है उस वो प्रोवाइड करनी होती है, और इसी तरह इंस्पेक्शन नोट की कॉपी जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ऑन हिज फर्स्ट विजिट जो है वो रिकॉर्ड किया होता है उसकी कॉपी प्रोवाइड करनी होती है। और अगर ये सारी बातें हैं, अगर केस जो है वो इंस्टीट्यूट हुआ है ऑन दी रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, यानी अगर चालान की सूरत में है, लेकिन अगर कंप्लेंट फाइल हुई है तो उसके अंदर क्या चीज़ें करनी होती हैं कि सबसे पहली जो चीज़ करनी है वो ये कंप्लेनेंट है वो शेल स्टेट करेगा इन द पिटीशन ऑफ कंप्लेंट द सब्सटेंस ऑफ द अक्यूजेशन, द नेम्स ऑफ द हिज विटनेसेस
एंड द जिस्ट ऑफ द एविडेंस विच ही इज लाइकली टू रिड्यूस एट द ट्रायल। नंबर 2 क्या करेगा, विद इन 3 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सेक्शन 204 फॉर इशू ऑफ प्रोसेस टू द अक्यूज्ड, फाइल इन द कोर्ट फॉर सप्लाई टू द अक्यूज्ड as many copies of the complaint and any other document which he has filed with his complaint as the number of the accused. Copies of the complaint and any other documents which the complainant has filed therewith and the statement under section 200 or section 202 shall be supplied free of cost to the accused not later than 7 days before the commencement of the trial. Dear fellows, अगर जब कोर्ट ने चालान की सूरत में कॉग्निजेंस ली है या कंप्लेंट की सूरत में कॉग्निजेंस ली है, 265C के अंदर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं टू बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड, अगर वो प्रोवाइड नहीं किए जाते तो एपीलेट कोर्ट या रिवीजनल कोर्ट जो है इस ट्रायल को विशिएट कर सकती है। डियर फेलोज, दूसरी जो जजमेंट्स ने चीज़ आइडेंटिफाई की है जो ट्रायल को विशिएट कर सकती हैं, वो नॉन रिकॉर्डिंग ऑफ चार्ज है। डियर फेलोज, अगर आप जो है वो चार्ज रिकॉर्ड नहीं किया गया और उससे जो अक्यूज्ड है वो प्रेजुडिस हुआ है और प्रेजुडिस होने के नतीजे में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है, तो इस सूरत में ट्रायल विशिएट हो जाएगा। ये 535(2) में भी यही बात की गई, वो मैं आपके सामने रीड आउट करता हूँ। कहा गया कि इफ द कोर्ट ऑफ अपील a revision thinks that a failure of justice has been occasioned by any omission to frame a charge, it shall order that a charge be framed and that trial be recommenced from the point immediately after the framing of the charge. Dear fellows, यही बात एक जजमेंट 2000 PCRLJ पेज 367 के अंदर की गई कि if any person is misled in preparing defense by absence of necessary particulars or there is serious defect in charge, retrial is the remedy. Meaning thereby कि अगर चार्ज जो फ्रेम नहीं होता या फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में कोई मटीरियल चीज़ मिस हो गई है जिसने अक्यूज को मिसलीड किया है टू प्रिपेयर हिज डिफेंस और कॉन्सिक्वेंटली वो प्रेजुडिस हुआ है उसका राइट और फिर उससे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, तो इस सूरत में ट्रायल जो है उसका रीट्रायल जो है वो हुक्म हो सकता है। डियर फेलोज, तीसरी चीज जो आइडेंटिफाई की जजमेंट्स ने वो ये की गई कि अंडर सेक्शन 353 इट इज मैंडेटरी कि एविडेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्यूज्ड except in the cases where his presence has been dispensed with, and if his presence has been dispensed with then in the presence of his pleader. अब 353 के अंदर ये बात जो कही गई कि वो जो एविडेंस है वो अक्यूज की प्रेजेंस में ही रिकॉर्ड होगी, और अगर उसकी प्रेजेंस में रिकॉर्ड नहीं होती और उसकी इन द केस ऑफ डिस्पेंसिंग विद हिज प्रेजेंस उसके प्लीडर की मौजूदगी में रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये बात भी ट्रायल को विशिएट कर सकती है। ये बात भी एक जजमेंट 2018 PCRLJ पेज 200 के अंदर लिखी गई। कहा गया कि सेक्शन 353 of CRPC clearly demonstrates that evidence of the PWs has to be taken in presence of the accused. Provision of section 353 CRPC are mandatory in nature and taking of evidence of prosecution witnesses in absence of accused vitiated the trial. Dear fellows, चौथी बात जो ट्रायल को विशिएट करती है और जजमेंट्स के अंदर आइडेंटिफाई की गई वो फेलियर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 342 है। ये बात भी एक जजमेंट PLD 2005 कराची पेज 18 के अंदर लिखी गई कि ट्रायल कंडक्टेड विदाउट कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 342 वुड बी मॉकरी ऑफ लॉ एंड वुड स्टैंड विशिएटेड। डियर फेलोज, 342 पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, लेक्चर दिया है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना ही मेंशन करता चला जाऊँगा कि अगर स्टेटमेंट 342 की रिकॉर्ड नहीं होती तो वो भी ट्रायल को विशिएट कर सकती है। डियर फेलोज, इससे आगे एक जनरल बात जजमेंट्स के अंदर आई कि अगर फेयर ट्रायल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो रही
तो फिर भी ट्रायल विशिएट हो सकता है। फेयर ट्रायल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो जजमेंट्स के अंदर आई वो क्या हैं कि जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी, जो कोर्ट है वो इम्पार्शियल कोर्ट होगी, जो कोर्ट है वो ओपन ट्रायल करेगी, जो कोर्ट है वो ऑडी ऑल्टरम पार्टन का जो प्रिंसिपल अमल पैरा होगी, यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जो है वो अफोर्ड उसे करेगी। और फिर वो कार्डिनल प्रिंसिपल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे कि जो अक्यूज्ड है ही शैल बी प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो डियर फेलोस, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जा रही या उसके साथ कंप्लाई विद नहीं किया जा रहा, तो ये भी ट्रायल को विशिएट कर सकती हैं। कुछ जजमेंट्स डाइवर्जेंट व्यू पाया जाता है, कुछ के अंदर ये भी कहा गया कि अगर अक्यूज्ड को ऑन दी विटनेसेस ऑफ दी कंप्लेनेंट यानी प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस पर क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया, तो ये भी ट्रायल को विशिएट कर सकता है। और एक बात और भी लिखी गई कि अगर जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है अगेंस्ट अक्यूज वो ऑन ओथ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये भी ट्रायल को विशिएट कर सकती है। डियर फेलोज, ये तो वो सर्टन इरेगुलरिटीज़ थी, अगर ये कमिट हो तो जजमेंट्स की रोशनी में हमने देखा कि वो ट्रायल को विशिएट कर सकती हैं। डियर फेलोज, ये तो हमने देखा इन द लाइट ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स के कौन कौन सी इरेगुलरिटीज़ हैं विच कैन विशिएट द ट्रायल। अगर हम अब विशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग की बात करें तो सेक्शन 530 ऑफ CRPC स्पेसिफिकली उन प्रोसीडिंग की बात करता है जो कि प्रोसीडिंग को विशिएट कर सकती हैं। डियर फेलोज, इसके अंदर इसके आगाज़ में ही लिखा कि अगर एक मजिस्ट्रेट का स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि उसने एक प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी है और वो मजिस्ट्रेट या वो कोर्ट जिसका लिखा गया था वो इसको कंडक्ट नहीं करता, तो वो प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेक्शन 88 की बात करें, अटैचमेंट एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी, तो इसके अंदर ये लिखा गया कि वही कोर्ट जो है वो अटैच करेगी और सेल करेगी जिसने अंडर सेक्शन 87 प्रोक्लेमेशन इशू किया था फॉर डिक्लेयरिंग दी अक्यूज पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब डियर फेलोज, इसने जब ये डिक्लेरेशन 87 के अंदर जिस कोर्ट ने इशू किया, अब उसी कोर्ट ने अगर ये प्रोसीडिंग कंडक्ट की है तो वो ठीक है, अगर नहीं की तो फिर ये विशिएट हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन 107 के अंदर डिमांडिंग सिक्योरिटी टू कीप द पीस के अंदर ये लिखा गया कि ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग कंडक्ट करेगा, अगर फर्स्ट क्लास कंडक्ट नहीं करता तो ये भी प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन 108, 109 और 1010 के अंदर डिमांडिंग ऑफ सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर, ये भी यही लिखा गया कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वो ये डिमांड करेगा, अगर कोई और मजिस्ट्रेट की प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है तो ये भी विशिएट हो जाएगी। इसी तरह सेक्शन 133 और सेक्शन 144 के अंदर जो रिमूवल ऑफ न्यूसेंस और डिस्प्यूट रिगार्डिंग लैंड प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रोसीडिंग जो हैं ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ने कंडक्ट करनी है। अगर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास कंडक्ट करता है तो ये भी प्रोसीडिंग जो है वो विशिएट हो जाएगी। इसी तरह अगर जो एक सेंटेंस पास करती गई है सेक्शन 349 के अंडर, वो जो कि मजिस्ट्रेट नहीं पास कर सकता था, अगर उस मजिस्ट्रेट ने इसे कर दिया तो ये भी विशिएट हो जाएगी। डियर फेलोज, इसी तरह जो सेक्शन 13 जो इसका नंबर 13 है, वो अगर 435 के तहत रिवीजन की प्रोसीडिंग कंडक्ट करनी थी जो कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ही कर सकता है, अगर मजिस्ट्रेट करता है तो ये भी विशिएट हो जाएंगी। डियर फेलोज, सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके अंदर और भी काफ़ी पॉइंट्स दिए गए और इसके अंदर एक ही मेन कॉमन पॉइंट है कि अगर जिस कोर्ट या मजिस्ट्रेट का लॉ के अंदर कहा गया था, अगर उस मजिस्ट्रेट और कोर्ट ने वो प्रोसीडिंग कंडक्ट नहीं की तो 530 के अंदर दी गई वो सारी चीज़ें प्रोसीडिंग विशिएट हो जाएंगी जो कि एज पर रिक्वायरमेंट कंडक्ट नहीं हुई थी। डियर फेलोज, इस तरह हमने इन दोनों को देखा कि विशिएटिंग ऑफ ट्रायल और विशिएटिंग ऑफ प्रोसीडिंग के अंदर हेल ऑफ डिफरेंस हैं। ये दोनों को हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इस टॉपिक को बेहतर तरीके से कंप्रीहेंड कर लिया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बाबुल इल्म
लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया।